तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आज आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। एक संगीतकार बनने के लिए बहुत लगन और बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमारे आज के संगीतकार कुछ ऐसी ही हैं, लेकिन पहले उनके बारे में जानने के लिए देखते हैं एवी। भारत की राजधानी दिल्ली के एक तमिल अय्यर परिवार में जन्मी कविता कृष्णमूर्ति बॉलीवुड की एक कामयाब गायिका है। इनके पिता टी.एस. कृष्णमूर्ति एजुकेशन मिनिस्ट्री में कर्मचारी थे। माता पिता दोनों ही कला में रुचि रखते थे। इन्होंने शास्त्रीय गायन की शिक्षा ली और 14 साल की उम्र में मुंबई आ गई। सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में किया। इनका फर्स्ट हिट गीत था तुमसे मिलकर न जाने क्यों, और इनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसके गाने इनकी पहचान बन गए। इसके बाद इनकी फिल्में आईं अ लव स्टोरी, याराना, अग्निसाक्षी, खामोशी, देवदास, हम दिल दे चुके सनम वगैरह वगैरह। कविता कृष्णमूर्ति को 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। आज कविता कृष्णमूर्ति क्लासिकल और बॉलीवुड के अलावा फ्यूजन, जैज और पॉप भी गा रही है। तो आइए सुनिए कविता कृष्णमूर्ति से उनकी सुरीली आवाज में उनके इस सुरीले सफर की कहानी। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि हम उन्हें सदियों से जानते हैं। यही आवाज है कविता कृष्णमूर्ति जी की। तो आइए आज उनसे मिलते हैं। आपसे बहुत बार मिल चुकी हूँ और आपकी आवाज़ सुन चुकी हूँ। आज पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ और हमारे दर्शकों को भी आपके बारे में बहुत सारी बातें पता चलें। मैं जानती हूँ कि आपने बचपन बहुत छोटी उम्र में ही म्यूज़िक सीखना या रियाज करना शुरू कर दिया था। तो ऐसी क्या बात थी जिसने आपको म्यूज़िक से अट्रैक्ट किया? ये मैं कहूँगी कि बहुत एक नेचुरल बात थी। एक तो मैं हूँ कृष्णमूर्ति, तो आप साउथ इंडियन के घर में जाएंगे या तो भरतनाट्यम या तो कर्नाटक क्लासिकल म्यूज़िक स्पेशली लड़कियाँ ज़रूर सीखती थीं। और उस हिसाब से मेरे घर में भी मेरी मदर कर्नाटक म्यूज़िक सिंगर हैं, लेकिन 14 साल में उनकी शादी हो गई। लेकिन एक पैशन था म्यूज़िक के लिए। और मेरी फ़नी थिंग ये है कि मेरे पेरेंट्स कृष्णमूर्ति से और दोस्ती उनकी भट्टाचार्य बंगालीज़ के साथ थी। तो दोनों एक ही घर में रहते थे जब मैं पैदा हुई। तो यहाँ बंगाली इन्फ्लुएंस भी है। बंगाली इन्फ्लुएंस मतलब टैगोर म्यूज़िक, और वहाँ पे भी म्यूज़िक डांस का। तो ये दोनों कल्चर्स के बीच में मैं फंसी हुई थी। तो मुझे लगता है कुदरती मैं जब पैदा हुई, there was a passion for music from the time, and not only me, the entire family. We all love music. तो लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि आपका झुकाव जो था वो आपने पहले बंगाली म्यूज़िक सीखा? पहले जब मैं 7 साल की थी तो पास में कालीबाड़ी टेम्पल था दिल्ली में। मैं पैदा हुई और वहीं परवरिश हुआ। तो काली टेम्पल में एक सुरमा बासु करके एक लेडी आती थी और वो टैगोर सॉन्ग सिखाती थी। तो वहाँ सीखते सीखते जब मैं 8 साल की थी, वहाँ पे कंपटीशन हुआ करता था, म्यूज़िक कंपटीशन। वहाँ पे मुझे ये भी याद है कि अनिल विश्वास जी वाज द जज एट दैट टाइम, एंड आई वन द फर्स्ट प्राइज़ व्हेन आई वाज 8 years old. तो आई थिंक तब से मेरी जो बंगाली आंटी हैं प्रतिमा भट्टाचार्य, उनको शायद यकीन था कि मैं गा सकती हूँ। आई वन अ फ्यू कॉम्पिटिशन्स आफ्टर दैट एज अ चाइल्ड, यू नो, हियर एंड देयर। तो वो एक उत्साह मिलता है। तो आई स्टार्टेड
प्रैक्टिसिंग मोर एंड एंजॉइंग म्यूज़िक मोर। उसके बाद नॉर्थ इंडियन क्लासिकल आई स्टार्टेड लर्निंग, क्योंकि दिल्ली में थी तो कर्नाटिक क्लासिकल सीखना मुश्किल था, तो आई स्टार्टेड लर्निंग नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक। आई थिंक आई गॉट अ फैंटास्टिक टीचर कॉल्ड बलराम पुरी। हाँ, बलराम। जस्ट इंक्रीज्ड माई लव फॉर म्यूज़िक। मतलब ऐसे गुरु थे कि आमिर खान साहब के रिकॉर्ड्स आते थे उस टाइम, वो पहला एलपी सब आया था मार्केट में, तो आमिर खान साहब का, लता जी का, तो बैठ के हम उन मास्टर जी के साथ सुनते थे और वो रागों के बारे में समझाते थे। सो ही रियली इंक्रीज्ड आवर लव फॉर म्यूजिक, दैट्स व्हाट हैपेंड। तो बातें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वो कौन सा गाना था जो आपने 9 साल की उम्र में गाया था जिससे कि आपको फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला? एक्चुअली 9 साल इज़ नॉट एक्यूरेट। हाँ। उसके एक्चुअली 5-6 साल के बाद, आई वाज एक्चुअली 16 ये, पर सम मोस्ट पीपल थिंक आई हैव संग व्हेन आई वाज 9, बट एक्चुअली आई वाज 16 इयर्स ओल्ड व्हेन आई sang लता जी के साथ, वो भी टैगोर सॉन्ग। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला गाना रविंद्रनाथ टैगोर का गाना था जी। और वो भी ऐसा था कि हेमंदा का फ़ोन आया, तब मैं हेमंत कुमार जी के साथ स्टेज में गाती थी, तो उनका अचानक एक दिन फ़ोन आया कि तुम कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा दादा मैं आई जस्ट जॉइन सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज। मैंने कहा दादा आई एम गोइंग टू कॉलेज टुमारो मॉर्निंग। ही सेइंग नहीं तुम सीधा राजकमल स्टूडियोज़ आ जाओ। और वहाँ पे गई, ही taught me exactly 4 lines of the song। और आप तो जानते हैं उन दिनों में सब एक साथ रिकॉर्डिंग होता था, तो ऐसे सिंगर्स कैबिन में बैठे हुए हैं और म्यूजिशियंस भी तैयार होके बैठे हुए हैं, और थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुली और लता जी वॉकड इन। आई डाइड क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था कि मैं उनके साथ गा रही हूँ। और आप लता जी की बिगेस्ट फैन रही हैं। मुझे मालूम है बचपन में आप उनके गाने सुनती थी या और गाती थी स्टेज में भी। हाँ। आई अडोर हर। तो मतलब शी इज़ बीन लाइक अ गुरु फॉर मी। तो वो आई और फिर रिहर्सल हुआ, और मुझे ये भी याद है कि पहला जो फाइनल रिहर्सल हुआ उसमें मैं अपने लाइंस गाना भूल गई, क्योंकि वो पास में खड़ी होकर गा रही हूँ और मैं एक देवी को देख रही हूँ, तो मेरे जब लाइंस आ गए मैं बस देख रही हूँ कि वो कैसे गा रही है, मैं भूल गई। तो वो मुझे याद ही है कि मैं चश्मा पहनी थी और ऐसे मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराया, उनको शायद समझ में आ गया था। एंड फाइनली आई मैनेज्ड टू सिंग माय 4 लाइंस। हाँ। नहीं, बात हम ये गाना मैं आपसे सुनना चाहूँगी पहले, फिर हम वापस बात करेंगे। इट्स अ वेरी प्रिटी सॉन्ग। इट्स ओरिजिनली टैगोर, रिटन एंड कंपोज्ड बाय टैगोर। সুখী ভাবনা কাহারে বলে, সুখী যাতনা কাহারে বলে, তোমরা যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা, সুখী ভালোবাসা কারে কয়। वेरी नाइस। मैं जब 9 साल की बात कर रही थी, तो जो आपने कहा ना कि मुझे पहली बार अवार्ड मिला, प्राइज मिला, मैं उस गाने की बात कर रही थी कि जो आपने क्या गाया था उस वो वक्त। भी टैगोर सॉन्ग था। हाँ। অরূপ তোমার বাণী, यही था। वेरी नाइस। बंगाली म्यूज़िक जो है बहुत ही मेलोडियस होता है नॉर्मली। उसमें कुछ ऐसे भी सुर या कुछ ऐसे भी है एरियाज़ जहाँ पर कि बहुत अग्रेसिव होता है म्यूज़िक। ये तो एक शैली है, जैसे राबिंद्रिक स्टाइल जो होता है वो जनरली इसी स्टाइल का, थोड़ा राग बेस्ड होता है, थोड़ा फोक बेस्ड होता है। और टैगोर हैज़ टेकन म्यूज़िक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वेस्टर्न बेस्ड भी है। लेकिन अगर आप मॉडर्न सॉन्ग्स भी सुने, लेकिन इफ़ यू हियर उनके अलावा काजी नज़रुल इस्लाम के गाने हैं जो राग बेस्ड हैं, फिर सलील चौधरी जी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उनके देखें आप, लता जी ने भी जो भी गाने गाए बहुत ऊपर नीचे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो अपने अपने मन्नादा के गाने अगर आप बंगला में सुने तो वो उत्तम कुमार जी के जो गाने गाए, इट्स कम्प्लीटली एन एक्टर्स सॉन्ग। लगता है कि उत्तम कुमार जी इज़ एक्चुअली सिंगिंग इट हिमसेल्फ। तो देयर आर डिफरेंट डायनामिक्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऐसा कोई गाना है जो आप हमें सुना सकती हैं जिसके डायनामिक्स हों और बिल्कुल अलग और ऊपर नीचे? ऊपर नीचे, हाँ। ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম, ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম, তোমায় তা দিলাম, বললে তুমি মুক্ত কোথায়, মুক্ত আমার চাই, তাই খুঁজে খুঁজে তারে ছেড়ে দিলাম, ঝিলিক ঝিলিক টারা টারা टारा। इस टाइप के गाने असल में बात ये है कि जब आप गाती हैं ना कोई भी गाना, तो वो इतना स्वीट साउंड करता है। थैंक यू सो मच बिकॉज आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ये बताइए बॉम्बे कैसे आना हुआ आपका? वो एक कहानी है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपको एक बात बताऊं, छोटी उम्र में ऐसा था कि मेरी दीदी और हेमा जी
हम लोग एक ही इलाके में मतलब पैदा हुए, तो वो भरतनाट्यम क्लासेस के लिए जाते थे। तो बचपन में तो मुझे वहाँ भरतनाट्यम के लिए खींचा जाता था और मैं बहुत रोती थी कि मुझे गाना सीखना है। तो अल्टीमेटली उनको यकीन आया और मैं गाना सीखने लगी। तो होते होते ऐसा हुआ कि हेमा जी बहुत बड़ी ड्रीम गर्ल बन गई। शी माइग्रेटेड टू बॉम्बे एंड शी बिकेम अ वेरी बिग ड्रीम गर्ल। तो वो उस टाइम पे मैं छुट्टियों में थोड़ा आती थी शूटिंग देखने के लिए राज कपूर जी के स्टूडियोज़ में, षणमुखानंद में रहते थे हम लोग। तो वो करते करते पता नहीं मेरी जो आंटी हैं प्रतिमा भट्टाचार्य, उनको यकीन था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग के लिए मेरी वॉइस ठीक है। तो मैं बहुत एक ओबीडियंट चाइल्ड बोलते ना, उनके तरह मेरा जब स्कूल ख़त्म हुआ, शी सेड अब तुमको बॉम्बे लेके जा रही हूँ, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनना, यू हैव टू बी अ प्लेबैक सिंगर। तो उन्होंने अपने जो पैसे बचाए हुए थे उससे उन्होंने ट्रेन की टिकट खरीदी हम दोनों की, बॉम्बे की। और मेरे फादर और मदर दिल्ली में और मेरे अंकल भी दिल्ली में, बोले मैं बस इसको लेके जा रही हूँ। और दे डिड नॉट से एनीथिंग, पर मेरे पिताजी यही बोलते थे कि तुम गाना चाहती हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट वाई डोंट यू सिंग क्लासिकल म्यूज़िक। तुम क्लासिकल म्यूज़िक गाओगे तो यूल गेट अ बेटर ऑडियंस, यूल गेट अ मोर एजुकेटेड ऑडियंस, और द इंटरप्रिटेशन ऑफ म्यूज़िक विल बी योर ओन। इट्स बेटर देन जस्ट सिंगिंग अ 3-minute फिल्म सॉन्ग। व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट? पर आई वॉज टू मच ऑफ अ चाइल्ड, तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं आई वॉज क्वाइट, आई कंटिन्यूड स्टडिंग। देन वन फाइन डे शी सेड टुमारो वी आर लीविंग, एंड आई क्वाइटली लेफ्ट विथ हर बिकॉज मैं बहुत, आई वॉज वेरी अटैच टू हर। तो बॉम्बे आई, आप मैं ये कहूँगी कि आई वॉज जस्ट एन ओबीडियंट गर्ल। मैं उन्होंने जो जो कहा, आई डोंट थिंक आई हैड अ माइंड ऑफ माई ओन, आई वॉज लाइक एन ऑटोमेशन। उन्होंने कहा कि बस तुम्हें अभी कॉलेज सेंट जेवियर्स ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे हमारे फ्रेंड थे गुरुदत्त जी के छोटे भाई विजय पडुकोन, उन्होंने कहा ठीक है आई विल टेक यू टू सेंट जेवियर्स। इंटरव्यू हुआ, मुझे एडमिशन मिल गई, और मिलते मिलते उन्होंने कहा कि तुम मेरे जिंगल्स गाओ। वहाँ मेरा रास्ता एक सिंगिंग का खुला, और मम्मी ने कहा बस तुम कॉलेज जाओगी, फिर गाना सीखोगी, और जब प्रोग्राम्स होंगे प्रोग्राम्स करूँगी, यही तुम्हारी ज़िंदगी होगी। मैंने कहा ओके, एक्सेप्टेड। और आप यही कहें कि वो पट्टी बांध के मैंने ओबीडियंट चाइल्ड के तरह आई वॉक द पाथ ऑफ म्यूज़िक। इट इज़ ओनली आफ्टर आई फिनिश माई ग्रेजुएशन आई स्टडीड इन इकोनॉमिक्स। वो ख़त्म होने के बाद बाय दैट टाइम क्या हुआ कि मेरे पिताजी जो गवर्नमेंट सर्विस दिल्ली में थे एजुकेशन मिनिस्ट्री में, उनको ऑफ़र आया कि ही वॉज एन एक्सपर्ट ऑन कॉपीराइट्स। सो उनको ऑफ़र आया कि यूनाइटेड नेशंस स्विट्ज़रलैंड में वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में उनको नो ही हैड टू माइग्रेट टू स्विट्ज़रलैंड। तो दैट टाइम ही सेड आर यू ओके इन बॉम्बे? आई सेड आई एम फाइन डैड, आई रियली वांट टू सिंग। तो कॉलेज ख़त्म हुआ, ही सेड डू यू वांट टू कंटिन्यू म्यूज़िक, और आई हैव अ सीट फॉर यू इन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू वांट टू डू? तब तक मैं मन्ना दा के साथ गाना शुरू, सारा दुनिया मैंने मन्ना डी जी के साथ ट्रैवल की। मैंने कहा दादा, डैड आई एम सिंगिंग विथ मन्ना डे अंकल, इट कैन नॉट बी बेटर देन दिस फॉर मी, इट्स लाइक just paradise being on with him on stage. So I'm learning music and I'm loving music and I don't want to do anything else. He said fine. तब जाकर मतलब उन्होंने भी एक डिसीजन आपका भी हुआ कि मुझे यही करना है। उसके बाद I didn't look back. अच्छा, ये बताइए कि हेमंत जी के साथ आपका एक कनेक्शन रहा। पहली बार भी उन्होंने लता जी के साथ आपको गाना गवाया, और उसके बहुत गैप के बाद, कुछ सालों के बाद वापस आपने हेमंत दा के साथ काम किया। कैसे हुई वो स्टोरी? एक्चुअली वैसे नहीं हुआ, मैं हेमंत दा के साथ स्टेज में गाती रही, और आपको बताऊं मेरा नाम शारदा था। हाँ। तो हेमंत दा के साथ मैं स्टेज पहुंचती थी तो लोग कहते थे तितली उड़ी गाओ, शारदा जी का गाना। हाँ। तो मैं हमेशा स्टेज में जाके बोलती थी मैं वो शारदा नहीं हूँ जो शारदा आप सोच रहे हैं, आई एम अ न्यू सिंगर। और तो हेमंत दा जब गा के मैं स्टेज से बाहर, बोले नहीं ये नहीं चलेगा, नाम बदलो तुम। हाँ। मेरी आंटी को बोले, माशिमा को बोले माशिमा नाम बदले फैलून, चेंज हर नेम। तो बिकॉज माई सिस्टर्स नंदिता, इमीडिएटली ओवरनाइट आई बिकेम कविता, एंड कविता से ही मेरी करियर अच्छी मतलब शुरुआत हुई। और हेमंत दा के साथ गाते गाते उन्होंने ही फ़ोन उठा के मन्ना दा को कहा कि मुझे लगता है जो तुम सिंगर ढूंढ रही हो स्टेज में अपने लिए, सो आई थिंक कविता विल बी सूटेबल, शी हैज़ अ ग्राउंडिंग इन क्लासिकल म्यूज़िक, और तुम्हारे साथ ड्यूएट्स अच्छा गाएंगी करके हेमंत दा एक्चुअली सेंड मी टू मन्ना दा। अच्छा। एंड तब मन्ना दा के साथ फिर 18-20 years ऑल ओवर द वर्ल्ड आई ट्रैवल्ड परफॉर्मिंग ड्यूएट सोलोज। आई टू सिंग लता जी के गाने, आशा जी के गाने गाती थी। तो एक गाना आप फर्स्ट क्लास सुना दीजिए इससे पहले कि हम ब्रेक लें। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मुराद मना सुख पा
सजन आयो रे। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हम बात कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति जी से। तो कविता जी, ये बताइए कि आपकी प्लेबैक सिंगिंग का करियर कैसे शुरू हुआ, और अपने फर्स्ट सॉन्ग के बारे में बताइए। शुरुआत तो ऐसे हुई कि अराउंड मैं कहूँगी 1978-79 प्रिसाइज डेट, उस अराउंड दैट पीरियड ये हेमा मालिनी जी के मदर की वजह से हुआ कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास लेके गई, और उन दिनों में तो लता जी गाते थे सारे गाने, लेकिन अचानक ऐसा उनको पता था कि मैं हेमा जी के रिश्तेदारों में से हूँ, तो अचानक एक दिन फ़ोन आया कि लता जी नहीं पहुँच पा रही हैं रिकॉर्डिंग के लिए, कल रिकॉर्डिंग है, आप आज रिहर्सल करके ये गाना गा दीजिएगा, और ये फाइनली लेकिन फिल्म में लता जी का रहेगा आवाज़, और आपका सिर्फ शूटिंग के लिए यूज़ होगा। तो ये सिलसिला मेरा शुरू हुआ उस टाइम, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो तो टॉप मोस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, तो कभी कभी हफ्ते में मतलब मिनिमम 4 गाने 3 गाने हफ्ते में होता था, और 100 म्यूज़िशियन 80 म्यूज़िशियन महबूब स्टूडियो में। तो एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड था मेरे लिए, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के गाने, तो मैं वहाँ जाऊँ और वो गाना सीखूँ, और फिर अगले दिन बख्शी साहब आएंगे स्टूडियो पे, और मैं वो गाना एकदम फाइनल शूटिंग के लिए जैसे लिप सिंक होगा एक्ट्रेस का, वैसे मैं गाती थी वो गाना, और फिर वो लता जी के यहाँ पहुँचता था गाना। और सबसे बड़ा ट्रेनिंग मेरे लिए ये था कि वो गाना जब मार्केट में मैं लता जी की आवाज़ में सुनती थी, मुझे पता चलता था कि उन्होंने कैसे गाना हैंडल किया, जो मेरी इमेच्योरिटी थी और डिफरेंस था, तो हाउ शी मेड इट। सर्टन फ्रेजेस जहाँ मैं अटकती थी मेंटली, मुझे लगता था, फिर लता जी गाती थी, मुझे लगता था माय गॉड हाउ ब्यूटिफुल, लुक एट द एंगल ऑफ थिंकिंग एंड द एंगल ऑफ यूजिंग हर वॉइस। तो इट बिकम अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। करते करते ऐसा हुआ कि प्यार झुकता नहीं भी 1983-84 की बात कर रही हूँ, सारे गाने मैंने गाए उसमें। फिर अचानक अपने एस.एच. बिहारी साहब और बुकाड़िया साहब आए, और लास्ट गाना जब मैं माइक पे फेस कर रही हूँ, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, बोले देखिए ये गाना आपने ड्यूएट तो गा दिया शबीर जी के साथ जो लता जी गा रही हैं, पर ये चाइल्ड वर्जन का है, इसमें लास्ट में वो बच्चा गाएगा ये गाना, अगर आप थोड़ी सी बच्चे की आवाज़ बना के गा सकते हो, और अगर आप ठीक गा गए ये गाना, तो हम हो सकता है ये आपकी आवाज़ में रख दें। और एक्चुअली मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने जो ये बात कही, ये कि नहीं कि मैं ज़्यादा नर्वस हुई, क्योंकि मुझे हर गाना उस टाइम जो मिलता था, मेरे लिए हर गाना एक एग्ज़ाम था। एवरी सॉन्ग वाज फॉर मी डिफ़िकल्ट, और एक एग्ज़ाम ही लगता था। तो मैंने कहा इतने अगर पास हुई, ये भी एग्ज़ाम पास होना ही है, ये नहीं कि मेरी आवाज़ में रहेगा इसलिए आई शुड मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। इट वॉज नॉट दैट, बिकॉज आई न्यू एवरी सॉन्ग वॉज गोइंग टू लता जी's हाउस, सो इट वॉज अ वेरी स्कैरी थिंग फॉर मी। एनीवे आई डिड माई बेस्ट, और उसके बाद मुझे बहुत दिनों के बाद खबर मिला कि मेरी आवाज़ में ये गाना रखा गया है, एंड वो बहुत थ्रिल था कि मैं जाके फिल्म देखी और मेरी आवाज़ में बच्चा गा रहा है। और सबसे पहले मतलब एक टी सीरीज़ का, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बिग फिल्म, सो आई गॉट अ प्लैटिनम फॉर दिस। एक प्लैटिनम फंक्शन गई, और उन दिनों में प्लैटिनम मिलता था। फर्स्ट सॉन्ग में ही आपको प्लैटिनम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर एक बात कहूँ, मैं इसको ऑफिशियली फर्स्ट सॉन्ग कह रही हूँ इसलिए कि मेरा नाम इससे थोड़ा जुड़ा हुआ था, पर इसके पहले भी एक 1980 में एक फ़िल्म आई थी, जो गाना मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं मालूम मैंने गाया। वो फिल्म था मांग भरो सजना, और उसमें लास्ट में रेखा जी के काहे को ब्याही विदेश, और वो लक्ष्मी प्रोडक्शन का फिल्म था। और वो सबसे पहले मेरे घर में एक लक्ष्मी का फिगर, एक मोमेंटो जो एक सिल्वर जुबली का जो होता है, सबसे पहला वो लक्ष्मी मेरे घर में आई। लेकिन उसके बाद एक बहुत लंबा गैप रहा। हाँ, 82। उसके बाद मैं डब करती गई लता जी के लिए, और छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए, मतलब छोटे छोटे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए एड हॉक गाने गाते थे। उसको कभी वो फिल्म आता था या तो डब्बे में ही पड़ा रहता था। ऐसे फिल्मों में बहुत सारे मैंने गाने गाए, पर लता जी वॉज स्टिल एन आइकॉन फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड फॉर एवरीबडी इंक्लूडिंग मी। तो वो गाने जाहिर था कि बहुत बड़े फिल्म थे, और रेखा जी थे, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस थे, तो लता जी की आवाज़ ही रहती थी। तो पर मौका फिर प्यार झुकता नहीं में मिला कि मेरी आवाज़ रह गई, और उसके बाद फिर कुछ बच्चों की तरह किया गाने, फिर अपने अपने गाने थोड़े मिलने लगे। बट आई वुड से माई मेन आइडेंटिटी वॉज प्रॉबली फ्रॉम हवा हवाई। हवा हवाई, श्रीदेवी एंड मिस्टर इंडिया। श्रीदेवी एंड मिस्टर इंडिया।
And the story is that too was a dubbing actually. It was not supposed to be a song in my voice. मुझे लगता I have a feeling Asha ji was supposed to sing it because it was more her kind of a song. तो ये जब मैं गाना गए, it was a very funny recording पे वो असी तुसी पता नहीं ची हुआ ये सब रिहर्सल पे प्रीवियस दिन लक्ष्मी जी के यहाँ सिटिंग पे रिहर्सल होता था। जावेद साहब आए, सब लिखवाए, सब गाना हुआ। फिर अगले दिन 12-12:30 बजे महबूब स्टूडियो पहुँचो और सारा दिन लगता है, म्यूजिशियंस प्रिपेयर होते, कोरस सिंगर्स थे। तो कोई म्यूजिशियन आए तो किसी ने लस्सी पीसी कहा, किसी ने असी तुसी कहा, लक्ष्मी जी बोलते थे सारे नोट कर लो। तो मैं लिखते गई। फिर लास्ट में 2 बजे जावेद साहब आए, बोले लक्ष्मी जी मुझे लग रहा है कि एक वर्ड बहुत मिस हो गया और बहुत अच्छा वर्ड है फिनिश के लिए, एंड दैट्स मोम्बासा। So he added the word Mombasa, and then Lakshmi ji retuned it, and that's how the opening happened. Or opening happened, and for me it was a big victory because it's the first naughty song I sang. और मेरे कैरेक्टर में आई वॉज अ वेरी डरपोक, वेरी शाई। महबूब स्टूडियो में जब नहीं गा रही हूँ मैं अपनी कोई भी अंग्रेज़ी किताब जो भी है पढ़ के, वेरी बिट ऑफ अ शाई पर्सन। तो ये बहुत नॉटी सॉन्ग था, आई हैड टू डू नॉटी थिंग्स इन दिस सॉन्ग। तो आई थिंक इट ब्रोक आइज। एंड और जब आप गा रही थी तो आपको कैसा लग रहा था? मतलब फर्स्ट टाइम बहुत नर्वस थी, क्योंकि उन दिनों में ये भी डर था क्योंकि बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस भी बहुत बड़े होते थे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के अलावा। मतलब उन दिनों लक्ष्मी जी प्यारे भाई के म्यूज़िक मतलब महबूब स्टूडियो में हरी जी, शिव जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस भी बजाते थे, जरीन दारूवाला जी, और 40-50 वायलिनिस्ट और सीनियर वायलिनिस्ट। तो मुझे लगता था कि मैं एक भी मिस्टेक करूं तो मेरे वजह से कट होगा और रीस्टार्ट होगा और 100 फेसेस में मेरे तरफ ऐसे देखेंगे। तो ये बहुत टेंशन रहता था मुझे। तो आई यूज्ड टू गाने बहुत दोहराती थी, बाय हार्ट कर लेते थे कि मुझे माइक पे यही करना है, सो दैट व्हेन द फाइनल टेक स्टार्ट्स आई एम श्योर ऑफ द सॉन्ग। पर आप कहूँ मिस्टर इंडिया एक टेक में ओके हुआ था। माय गॉड, तो सुना दीजिए वो गाना हमें। और आपको एक बात बताऊँ, इसमें ये आशा जी गाने वाली थी ना, इसलिए मैंने इसमें मिस्टेक भी किया है वर्ड्स में। और जब 4-5 महीने के बाद लक्ष्मी जी के ऑफिस से फ़ोन आया कि लक्ष्मी जी आपको एक खुशखबरी देंगे, और लक्ष्मी जी बोले कविता जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बोनी जी हम लोग ने सब डिसाइड किया कि आपकी आवाज़ में ये गाना रहेगा। और मैंने कहा लक्ष्मी जी मैंने इसमें गलत गाया तो मैं रीडअप करूँ? बोले बिल्कुल नहीं, आप ये वापस दोबारा ये गाना गा ही नहीं सकती, वैसे उस तरह से आप गा ही नहीं सकती, जैसा है वैसा ही रहेगा। और वो उसमें है कि जानू जो तुमने बात छुपाई, पर पहली बार मैंने कहा है जीनू जो तुमने बात छुपाई। ओके। पर लोगों ने कहा कि इसमें इतने नॉनसेंसिकल वर्ड्स हैं, इट डजंट मैटर। ची हुआ हुआ हॉनलुलु लुलुलु हॉनलुलु हिंद की हांगकांग किंग कॉन्ग आई सी लुसी यू सी लुसी असितसी लसितसी Mombasa, ping pong. Oi, 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 oi. Buck a chicky like a chum. The rough chicky like a chicky chum. Wonderful. इतना I mean I think मुझे goose pimples आ रहे थे जब आप गा रही थी। Actually what happens is those days because there were 100 musicians, 40 chorus singers, music directors, all in the studio from morning 12 o'clock to 1 o'clock, एक family के तरह। So there are lot of little stories attached to a song. हम भूल नहीं सकते because it's not like coming to a studio, putting the headphones, गाना सीखा अपने ट्रैक। तो वो जो एक impersonal जो relationship है वो नहीं था। कभी musicians आते थे, उनके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी का we used to share in a lot of happiness and आज sorrows। आपको बहुत फर्क नजर आता है। और आजकल कभी जब फ़ोन में SMS आता है कि जिस म्यूजिशियन को मैं 50 साल से जानती थी या 40 साल से जानती थी वो गुजर गए, यू फील वेरी सैड। जब मनहरीदा गुजरे, पीपल उस तरह के जब लोग गुजर जाते हैं बहुत दुख होता है। That is true. Because they're really part of your family. तो इसके बाद जो आपके फिर 1-2-3 गाने इकट्ठे थे वो बहुत ही हिट हुए, सक्सेसफुल हुए, उनमें से आपका फेवरेट गाना कौन सा है? For me, all-time favorite is Love Story 1942. और वो भी ये किस्सा है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बाद R.D. बर्मन एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे हमारी ज़िंदगी में जो गुरु के स्थान में हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख पाए कि थ्रो क्या होता है।
इनफैक्ट पंचम दा एक बात बोलते थे और वो मैं 100% की बात जो बोलते हैं कि वो बोलते थे कि कुछ मुझे जब नर्व बोलते कुछ नहीं, तुम मुझे फॉलो करो, तुम देखो मैं कैसे गा रहा हूँ, और एकदम माइक के सामने तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारी शक्ल कैसे लग रही है। उस गाने में अगर तुम्हारी शक्ल अगली बने और उसमें वर्ड अच्छी तरह आए, मेक योर फेस अगली, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इनंसिएट, ई आ ऊ, मेक योर फेस लाइक दैट, से द वर्ड्स लाइक दैट, वो माइक पे बहुत अच्छा आएगा। वो हमेशा ये बात बोलते थे। तो उनको 90% अगर हम गाने में फॉलो करके गा सकें तो हमारा गाना सक्सेसफुल है। ये बहुत लक्ष्मी जी और प्यारे भाई के लिए कि वो जिस तरह से गाने गाते थे, अगर हम उसको थोड़ी बहुत इमिटेट भी कर लें, द सक्सेस स्टोरी। तो पंचम दा का भी मैंने एक गाना डब किया था लता जी के लिए। उसके बाद मैंने पंचम दा से कहा, दादा मैं बिल्कुल आई डोंट वांट टू बी ब्रांडेड एज अ डबिंग आर्टिस्ट। ही सेज नहीं मैं तुमको गवाऊंगा। तो फिर आशा जी के साथ करिश्मा फिल्म में गवाया, बॉक्सर फिल्म में गवाया, हम है लाजवाब, सारे फ्लॉप्स। उनका भी वक्त ऐसा कि हर एक फिल्म फ्लॉप जा रहा है। और हम है लाजवाब में मुझको सोलो भी मिला, वो भी फ्लॉप। और फिर मैं गा रही हूँ, दादा 2 लाइन भी गवाएं, 4 लाइन भी गवाएं, मैं गाती गई उनके साथ। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि कविता एक ऐसा फिल्म आएगा, बड़ा फिल्म, आई प्रॉमिस यू आई गिव यू अ गुड सॉन्ग इन अ बिग फिल्म। कविता जी, ये बड़ी फिल्म के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें लेने पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हम बात कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति जी से। तो कविता जी, ये बताइए कि वो जो गाने जिसके बारे में आप बात कर रही थी, कौन सा गाना था? वो था फिर लव स्टोरी 1942। और मैं पंचम दा से मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा ईश्वर पंचम दा कि ये गाना मैं गा सकती हूँ? ही सेज बिल्कुल तुम गाओगे, और यू फॉरगेट इट्स अ पीरियड फिल्म, ये वो, और कोई तुम दिमाग में मत रखना कि और कोई गाएगा, तुम ही गाओगे गाना। और वही हुआ कि सबसे पहला गाना था मेरा दिल ने कहा चुपके से थे। और इसी तरह से फिर रिमझिम हुआ रिकॉर्डिंग। रिमझिम भी उन्होंने कुमार शानू से कह दिया था कि वो ज़माना ऐसा था कि थोड़ा शुरू हो रहा था, डबिंग की ट्रैक्स रिकॉर्ड हो गए, फिर सिंगर अपना वो थोड़ा शुरू हो गया था उस टाइम पर। उन्होंने कहा नहीं शानू, तुझे आना पड़ेगा, हाउएवर बिजी यू आर, तुम आओ और कविता के साथ ही ये ड्यूएट मैं एक साथ म्यूजिशियंस के साथ लाइव लूँगा। मैं ये डब वब नहीं, क्योंकि आई वांट दैट फीलिंग की ड्यूएट में। तो उस तरह से उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए। रिमझिम भी ऐसा ही हुआ। और मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ता है ड्यूएट में जब 2 आदमी एक साथ गाएं, क्योंकि कभी कुछ रिएक्शंस हो सकता है, यू माइट टेक एन एक्स्ट्रा पिकअप, या यू माइट हॉल्ट अ लिटिल फास्टर, जो भी है। वो तो कई बार पता भी नहीं होता कि कौन गाने वाला है। ये और अगर आप पहला गा रही हैं तो आपको तो उनकी आवाज़ की सपोर्ट मिलती भी नहीं है, डिसएडवांटेज हो जाता है। वो डिसएडवांटेज हो जाता है, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब ये गाना तो आप सुना दीजिए ना, प्यार हुआ। जरूर, हाँ। और जावेद साहब रोट लिरिक्स। क्यों नए लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। ब्यूटीफुल। अच्छा, अवार्ड्स बहुत सारे आपने अवार्ड्स जीते हैं, तो किस गाने के लिए सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले आपको? वो तो नहीं कह सकती, पर मैं ये कहूँगी कि लव स्टोरी 1942 मेरा सबसे पहला फिल्म फेयर था, और वो भी कई साल गाने के बाद। मतलब हवा के लिए भी नहीं मिला, फिर भैरवी फिल्म आई थी, कर्मा, सौदागर, किसी फिल्म के लिए नहीं मिला, खुदा गवाह मिला मुझे लव स्टोरी ना, आफ्टर 10-12 years ऑफ वर्किंग इन इंडस्ट्री। तो इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि एक तो कुछ भी कहें आप, इंडस्ट्री के सामने, सबके सामने एक अपलॉज मिलना एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होती है। तो व्हेन आई वॉकड अप ऑन स्टेज उस दिन माय लेग्स वर ट्रेम्बलिंग, और आई गॉट द अवार्ड। आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। पर दुख इस बात का था कि पंचम दा नहीं रहे। ही गॉट ऑल द अवार्ड्स फॉर दिस फिल्म, but he was not there to see the success. So there was a little bit of sadness. But ये मिला, और उस दिन I got a second award the same day, because Lata ji got her lifetime achievement award, and she went up on stage and she said कि आज मुझे बहुत खुशी है कि एक पर्सन जो डिसर्व करता है अवार्ड उसको मिला, and that's कविता कृष्णमूर्ति. She said this on stage, and I wanted to go and hug her, because
It was such a big Such a award nice for thing me. to say A nice also. thing for her to हाँ, say. लेकिन आपको इसके लिए तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे इस गाने उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर I think I got one more award for it, screen award. हाँ. But couple of other awards eluded me. पर ये 2 मिले मुझे. And उसके बाद the best thing was it was like the chavi, it was like the lock of a box opening, like the Pandora's box opening. Because consecutively after that, next year I got it for Mera Piya Ghar Aaya, and the third year I got it for Khamoshi. Khamoshi film के लिए मिला. I have a great belief in God, and I've always felt कि if He has brought me to this path, and He's throwing light on my path, He's taking me, and if things are not happening, there is a reason why it's not happening. But my practice, my work should continue with a healthy mind. And if somebody is doing well, it's there. उनके नसीब की बात है. मेरे नसीब में अभी ये नहीं है. So that's why I have never been negative about these things. पर ऐसे हुआ कि 94 में 3 गाने मार्केट में आए एक ही टाइम पे. एक तो लव स्टोरी 1942, एक फिर बॉम्बे फिल्म में तू ही रे विच डिड वेरी वेल, और तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त विच वाज आल्सो अ वेरी सक्सेसफुल सॉन्ग. तो आफ्टर आई गॉट दोस 3 सॉन्ग्स, अगेन देयर वाज नो लुकिंग बैक. अगेन आई स्टार्टेड सिंगिंग फॉर एवरीबॉडी. इन दोनों में से कौन सा गाना सुनाना पसंद करेंगी? ओह अच्छा. आई रे लो मैं आई हूँ तेरे लिए, तोड़ा रे हर बंधन को प्यार के लिए, जान रे इन सांसों में बस जाऊं मैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. म्यूज़िक से थोड़ा से हट के अब हम बात करते हैं जी. कि आप कैसे मिली डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी से और प्यार कैसे हुआ उनसे? वो स्टूडियो में मुलाकात हुई. एक फ़िल्म कर रहे थे वो, जो फिल्म बाद में बनी नहीं, पर उसमें गाना मेरा हरिहरन जी के साथ ड्यूएट था. तो मुझे उनके सेक्रेटरी से फ़ोन आया कि ऐसे स्टूडियोज़ में आ जाइए आप, कल गाना है. तो मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि आई नो ही इज़ अ वेरी फेमस क्लासिकल वायलिनिस्ट. मैंने कहा इतने बड़े क्लासिकल म्यूजिशियन के लिए, और वो भी फ्यूजन, इंटरनेशनल, कर्नाटिक म्यूज़िक, मैं क्या गाऊँगी. आई वाज लिटिल नर्वस. बट आई केम टू द स्टूडियो. बहुत अच्छी तरह फिर वो गाना सिखाया उन्होंने, और मैंने वो गाना सीखा. और उनका बैकग्राउंड मैं जानती थी क्योंकि उनकी जो वाइफ विजय श्री शंकर, जो लक्ष्मी शंकर जी की बेटी थी, वो मेरी कंटेम्प्रेरी थी और मैं उसको मिल चुकी हूँ. शी यूज्ड टू स्टडी इन एल्फिंस्टन, मैं जेवियर्स में थी. तो आई हैड मेट हर, शी वाज अ वेरी गुड सिंगर. और मुझे उनकी शादी सब पता था, लेकिन ये भी पता था कि शी हैड डाइड ऑफ कैंसर. जब मैं उनको 99 में मिली स्टूडियो में, 95 शी हैड डाइड ऑफ कैंसर. तो व्हेन आई मेट हिम, आई सॉ अ पर्सन हु वाज वेरी ब्रिलियंट इन हिज वर्क, बट देयर वाज अ ग्रेट सैड लुक. एक सैडनेस था, एक लॉस्ट लुक था. तो आई मेट ओनली एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. देन उस स्टूडियो में उन्होंने कहा कि डू यू माइंड कमिंग टू बैंगलोर, आई एम डूइंग अ फ्यूजन एल्बम, इट्स कॉल्ड ग्लोबल फ्यूजन. आई हैव गॉट इंटरनेशनल आर्टिस्ट उसमें. देयर इज वन पीस ऑफ वॉइस का है, एंड आई फील योर वॉइस विल सूट. मैंने कहा आई हैव नेवर संग फ्यूजन. ही सेड डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कैन यू कम टू बैंगलोर. तो वो मेरा बैंगलोर जाना हुआ रिकॉर्डिंग के लिए. एंड आई मेट हिज चिल्ड्रन. तब सबसे छोटा वाला अम्बी वॉज 6.5 years old, और मेरी बेटी 14 years की थी, और दूसरा बेटा 11 साल का. और पता नहीं, आपको यकीन नहीं आएगा कि उन बच्चों को मिली, और आंटी कविता आंटी करके स्टूडियो में थे वो हमेशा उनके साथ ही रहते थे वो लोग. एज अ फैमिली वो जब से आई थिंक उनकी माँ गुजर गई थी, तब से वो इंसेपरेबल थे. रिकॉर्डिंग में भी फादर के साथ हुआ करते थे. फादर उनको कभी छोड़ते नहीं थे, ऐसा था. दे वर वेरी वेरी क्लोज नेट. तो सारे दिन रिकॉर्ड में मेरे साथ खेलना, बातचीत करना. और जब मैं बॉम्बे आई, पता नहीं, आई वॉज फीलिंग वेरी एम्प्टी. आई डोंट नो, विद इन 1 day आई गॉट सो अटैच्ड टू द चिल्ड्रन. और ऐसा था कि संजोग भी ऐसा था कि 4-5 प्रोजेक्ट में I kept on singing for him, kept on meeting him. And definitely for the first time, मैं बहुत confirmed bachelor थी. Absolutely, everybody in the industry knows that Kavita Krishnamurthy only comes to the studio, she sings her song, she takes her money and she goes home. And I had not looked at any person.
टोटली कन्फर्म्ड एंड वेरी हैप्पी एट होम, क्योंकि घर पे बहुत माशी माँ से मेरे प्यार मिलता था और मेरे 2 कुत्ते थे जो मेरे कांस्टेंट कंपेनियंस है, वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स। तो मुझे कहीं प्यार की तो कोई कमी नहीं थी ज़िंदगी में, तो आई नेवर लुक्ड, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फेल्ट दैट इफ़ आई हैव टू मैरी समबडी, मे बी समबडी लाइक हिम। बट ये भी था कि मैं कभी नहीं, आई विल नेवर broach this subject unless he proposes. I was not planning to accept. So he did. He did. And how? It was just after some recording. And I Studio think में? there was a liking, yeah. Studio में Studio से जब काम खत्म होने के बाद, तो one day he asked me, he said, actually it was studio के बाद he said we have to go to Delhi for a project. तो दिल्ली में project खत्म हुआ, तो he said the children are also very fond of you. That's the way he started. I think he was scared to tell you. He says, children are very fond of you. And what do you think? I would be very happy. We share music. What do you think? I said yes instantly. और actually शादी बहुत जल्दी हो गई. And the day I got married, and after the marriage ceremony, when all the 3 children came and hugged me and called me Ma, within seconds they called me Ma. उसके बाद I don't know, I feel that they have helped me a lot, क्योंकि my husband is typical Cancerian, बोलते हैं ना, Cancerian Leo, so very family oriented. बच्चे क्या करते हैं हर चीज़ पे उनका ध्यान रहता है. मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं बैचलर, टोटल बैचलर, and pretty late in life I got married. So मुझे ये भी नहीं मालूम कि बच्चों की परवरिश कैसे होती है, और मैं सोचती थी कि 7 बजे उठना, स्कूल जाना, पढ़ना, ये सब डिसिप्लिन बहुत, और ये बच्चे बिल्कुल वैसे नहीं, क्योंकि माँ गुजरने के बाद स्कूल बंक करके फादर के साथ कॉन्सर्ट्स पे चले जाते थे, और दे हैड ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द टाइम तो उनको 10 बजे भी उठ सकते हैं सुबह, 6 बजे भी उठ सकते हैं, 2 बजे भी रात को सो सकते हैं. तो ऐसे फैमिली में मैं गई, और अब ये मेरी हालत कि मैं 2 बजे सोती हूँ. इसके बारे में हम ज़रूर और बातें करेंगे कविता जी, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कोशिश से कामयाबी तक. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. मैं हूं किरण जुनेजा और आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक. आज हमारे साथ हैं कविता कृष्णमूर्ति जी. तो बच्चों की बातें कर रहे थे. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कविता जी कि आपका अपना बच्चा नहीं है, ये क्या इंटेंशनल था, प्लान्ड था, या नहीं हुआ? See, the point is, जब मेरी शादी हुई, I have three children who are very small, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए काफ़ी था. और उसके बाद when I got married, I was not a very young person. तो there are risk factors also, you know. तो I wanted to be a happy family unit, और मुझे रेडीमेड बच्चे मिल गए, और जो मुझे माँ मान रहे हैं, और मैं गाने, म्यूज़िक भी मेरा चल रहा है. तो आई थिंक फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज जस्ट कि तीनों के लिए अच्छी तरह माँ बनना ही मेरे लिए बहुत बड़ा ड्यूटी था. और अम्बी, youngest one, was only 7, then Narayana, my son, was 11, and Bindu was 14. So I think I grew with them. I think that was the best thing that happened. I didn't feel the need to have my own. अब ये बताइए, उनमें से 2 तो म्यूज़िक फील्ड में ही आ गए हैं, लेकिन जो बेटा है वो मेडिकल में है शायद. हाँ. तो क्यों उन्होंने मेडिकल चुना ओवर म्यूज़िक? 2 कारण है. एक तो वो बचपन में वायलिन बजाता था, फिर ही गेव अप, फिर हिंदी गाने मेरे साथ स्टेज में गाता था. गाने का बहुत शौक है, बहुत अच्छी आवाज़ है. लेकिन मेरे हस्बैंड की लाइफ देखेंगे तो ही इज़ एक्चुअली एन MBBS. ही इज़ अ डॉक्टर एल सुब्रमण्यम उनका नाम है, बट ही इज़ एक्चुअली अ मेडिकल डॉक्टर. अच्छा. तो MBBS करके लाइसेंस लेने के बाद ही गेव अप मेडिसिन, एंड ही डिड मास्टर्स इन वेस्टर्न म्यूजिक एंड became an international violinist. तो मेरा, I think my son said, Dad, enough musicians in this family, I'll take your medical side. I feel my destiny is to be a surgeon. तो he got, but he sings. अभी हमारे फेस्टिवल होता है तो बीच में मैं इसको हिंदी गाने, कर्मा का गाना, ऐसे कोई ड्यूएट होता है तो मैं गवाती हूँ उसको. शौक है उसको बहुत. अच्छा, कोई ऐसा गाना है जो सुब्रमण्यम जी आपसे गवाते हैं या बहुत पसंद करते हैं? अरे उनको तो एक्चुअली कमाल है, उनका फेवरेट गाना निम्बुड़ा है. आप यकीन नहीं मानोगे, उनको निम्बुड़ा बहुत अच्छा लगा. शायद इसलिए कि शादी के पहले सबसे बॉलीवुड कॉन्सर्ट में उन्होंने सबसे पहले निम्बुड़ा सुना था मेरे से. आई नो आपकी आवाज़ आज और निम्बुड़ा बगैर म्यूजिक मुश्किल है, पर थोड़ा गा देती हूँ, आप कह रही हैं तो. हाँ, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा,
अरे काचा काचा छोटा छोटा नींबूड़ा लाए दो, अरे लाए दो लाए दो लाए दो, अरे लाए दो लाए दो लाए दो नींबू लाए दो। लवली, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि आपने एक एकेडमी शुरू की है सापा करके, आपने और सुब्रमण्यम जी मिलके, Academy of Performing Arts। तो व्हाट इज इट अबाउट? एक्चुअली इट्स मेनली माय हस्बैंड स्कूल ऑफ म्यूज़िक, जहाँ पे अभी वायलिन वोकल मेनली कर्नाटिक म्यूज़िक सिखाते हैं, और इसमें मेरी बेटी और बेटा भी शामिल हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुत 4 years 5 years ओल्ड को भी इनिशिएट किया जाए म्यूज़िक में, ताकि फ्रॉम दैट एज दे स्टार्ट लविंग क्लासिकल म्यूज़िक। नहीं तो क्लासिकल म्यूज़िक बहुत एलिनेट हो रहा है, सो उस वजह से उन्होंने नाउ वी हैव अबाउट एटलीस्ट 15 to 20 चिल्ड्रन हु आर 4 years old and 5 years old। तो उन्होंने सिलेबस आस्ते आस्ते बनाया ताकि वो बचपन से कैसे सारे गा रे गा मा वो जो सीखें बच्चे सिस्टमैटिकली सीखें, और दे हैव स्टार्टेड इट इन स्कूल्स इन बैंगलोर। अभी 4-5 प्रोफेशनल स्कूल्स हैव इट वेयर दे गेट पेड फॉर द बुक्स एंड टीचर्स एंड एवरीथिंग, पर आवर एम्बिशन ऑल्सो इज़ टू स्टार्ट इट इन पुअर स्कूल्स, क्योंकि बोथ ऑफ अस ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली वी फील कि पुअर चिल्ड्रन के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन कैन बी म्यूज़िक, because tomorrow you see all children cannot afford to pay for an engineering college or a medical degree, but even MBAs, there are a lot of MBAs, but if you see some of the poorer children jinke andar one when you start learning music there's a sense of happiness, to unke life if it's a very sad life this music brings in happiness. Then either somebody is playing the harmonium or somebody is playing vocal, somebody is playing the violin. So when you spot a talent like that, if they are very talented, then we ourselves as a unit, as a family unit, we can give them the stage, कोई भी good stage for them to perform। तो आस्ते आस्ते उनका नाम हो जाएगा, तो एक profession होगा, नाम कमाएंगे, वही poor child will have a profession। And if they are not up to the level की professional level नहीं भी हो, पर competency level पे आ जाएं, तो our school can absorb them as teachers, or tomorrow they can teach on internationally people want to learn music, Skype है, there are music schools all over the world which can absorb them as teachers, so they can have an alternative profession and music I think तो ये curriculum school में जैसे science पढ़ते हैं, arts पढ़ते हैं, so we want to make किताबें भी 3-4 books 4 grades तक books complete हो गई हैं हमारी, so by the time the children reach the 9th or the 10th standard they are at a matriculation or a BA level of music, you know, and we know for sure that this much of music they know, they will be competent teachers and they can be absorbed as teachers anywhere। और उनको अगर 20-25 हज़ार रुपए भी as music teachers salary मिल जाता है for these poor children, it takes them away from violence, it takes them away from drugs, it gives them self-respect। So this is what SAPA is all about। अच्छा ये बताइए, आप तो आजकल काफ़ी फ्यूजन सॉन्ग्स भी गाती हैं, तो एग्जैक्टली फ्यूजन क्या मतलब क्या कहेंगे, फ्यूजन क्या है? नहीं, फ्यूजन कभी अरेंजमेंट इट्स कैन बी द काइंड ऑफ इंडो वेस्टर्न अरेंजमेंट भी हो सकता है, और कभी ये भी हो सकता है कि जैसे विथ माय हस्बैंड समटाइम्स इफ ही इज़ प्लेइंग द वायलिन इन अ पर्टिकुलर राग, आई डू एन अलाप फॉर्म, उसमें थोड़ा सा एक अलाप फॉर्म आ जाएगा, तो इट्स अ वोकल विदाउट लिरिक्स अलाप फॉर्म आ जाता है। कभी इट कैन बी व्हेन आई एम सिंगिंग ही goes back to the raga based on that and he plays on the उसमें जो राग है उसको लेके एक्सपेंशन करना। हमारे लिए फ्यूजन इसी तरह से होता है कि क्योंकि मैं वेस्टर्न म्यूज़िक ट्रेंड नहीं हूँ, मैं आई डोंट रीड वेस्टर्न नोटेशन। अगर मैं वेस्टर्न नोटेशन पढ़ सकती थी या हारमोनी पढ़ सकती थी तो शायद मेरे हारमोनी के हिसाब से मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकती हूँ, वो मैं नहीं करती। तो अगर कोई राग है तो मैं राग के हिसाब से थोड़ा अगर इम्प्रोवाइजेशन करूँ so then he improvises on the based of harmony he improvises। So that's what when we do as a team when we are together when we are performing। तो आज के जो बच्चे हैं जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं उनको कुछ आप कहना चाहेंगे कि what is the right way for them? क्योंकि क्लासिकल आजकल कुछ ज़्यादा लोग सीखते नहीं हैं और जो बेस है म्यूज़िक का वो क्लासिकल है। क्लासिक अगर आप सीखेंगे तो ही आप रियली इन द ट्रू सेंस आप एक सिंगर बन सकते हैं। तो उन्हें कैसे आप कन्विंस करेंगी कि आज के जो बच्चे हैं वो सिर्फ मॉडर्न गाना ना सीखकर क्लासिकल में भी? मैं ये कहूँगी कि आजकल के बच्चे वैसे हम लोग से अलग हैं, क्योंकि बचपन से वो इंटरनेट की वजह से हर स्टाइल का गाना सुनते हैं और वो स्पॉन्ज की तरह ऑब्जॉर्व करते हैं उसको। अभी सारे गामा ऐसे कंपटीशन में देखती हूँ, बच्चे क्लासिकल गाने भी ऐसे गाते हैं,
पंजाबी फोक भी ऐसे गाते हैं, सूफ़ी भी गाते हैं, मॉडर्न भी, सब गा रहे हैं। कैपेसिटी है, वर्सेटैलिटी है, टैलेंट भी है। पर 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि एक तो आप जब म्यूज़िशियन बनने आए, एक कन्विक्शन आपके अंदर है, तो आप अगर एक गाना आप सूफ़ी की तरह वॉइस ऊपर से एकदम अलग वॉइस बनाकर गाया, फिर लता जी के जब गाना आया, लता जी जैसे उस स्टाइल पे वॉइस किया आपने, तो आपके अंदर और एक मिमिक्री आर्टिस्ट के अंदर एक फ़र्क होना चाहिए। What are you? What is your real voice? Is it the voice where you are singing, trying to sing a song like an ustad, or trying to sing a song like a Sufi singer, or trying to sing a song like Lata ji or Rafi Saab? Is that your real voice? Or do you have an inner voice as an artist inside? जो कि अपनी आपकी आवाज़, जो अपनी आवाज़ में तो मैं गाना। ये कहूँगी अपनी आवाज़ में गाना जो आप कायम रखोगे, वो आपकी आवाज़ 60-70 साल तक वो वॉइस आपके साथ चलेगी। उस वॉइस में अगर आप रियाज करोगे, आपकी ओरिजिनल जो वॉइस है उसमें आप रियाज करो। और रियाज के बगैर, जैसे अगर एक्टर है तो वो जिम जाता है ना, वर्कआउट करता है और अपनी खाने पीने की परहेज रखता है, जिम में वर्कआउट होता है, तो सिंगर के लिए भी तो एक जिम वर्कआउट होना चाहिए। वो आपका है सा रे गा मा गा मा पा, ये फ़ायदा है इसमें। आप सा पा गा सा ये गाओगे तो आस्ते आस्ते आपको वो स्ट्रेंथ, एक जिम जैसे वर्कआउट है, ब्रीदिंग है इसमें, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आप 1 घंटा कम से कम, थोड़ा कल आपको सोचिए ओम नमः शिवाय मिला, जैसे मैंने गाया, अब ओम नमः शिवाय है भोपाली में, सारे गा पधा सा, अब मुझे यही नहीं मालूम कि ये भोपाली में है, तो मैं ग्रेस नोट्स कहाँ से लाऊंगी राग का? काहे छेड़ छेड़ मुहे पूर्या धनाश्री, अगर मैं बिल्कुल राग नहीं जानती हूँ तो उसमें मुझे कैसे मालूम कौन सा ग्रेस अच्छा लगेगा और क्या किस तरह से नोट। तो थोड़ा, मैं ये नहीं कहती हूँ आप लोग उस्तादी करो, बट प्लीज़ लर्न अ लिटिल बिट एंड डू दैट 1 hour ऑफ जिम वर्कआउट एवरी डे एट होम, एंड देन यू गो एंड सिंग योर वेस्टर्न वट एवर यू वॉन्ट, बट प्रैक्टिस इन योर ओरिजिनल वॉइस। Keep your original voice intact. That is your lifetime friend, your original voice. बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। एंड जितने भी सिंगर्स आई होप जो भी देख रहे हैं ये शो, इस बात को ज़रूर फॉलो करेंगे। अब हम अपनी रैपिड फायर पे आ जाते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको एक वर्ड में, एक लाइन में जवाब देना है। नहीं, बहुत सिंपल से सवाल है। आपका फेवरेट राग कौन सा है? पूर्या धनाश्री। फेवरेट सॉन्ग? दिल ने कहा चुपके से। किस हीरोइन के लिए सबसे ज़्यादा गाना पसंद करती हैं? 2 हैं, शबाना आज़मी और माधुरी दीक्षित। फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर? बहुत सारे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, R.D. बर्मन, S.D. बर्मन, मदन मोहन, रोशन। 5 अच्छा, आपका फेवरेट हीरो कौन है? एक ज़माना था, आई यूज्ड टू लव संजीव कुमार जी, उनके एक भी फिल्म मिस करना नहीं चाहती थी, बहुत अच्छा लगता अच्छा, था। और फेवरेट ड्रेस क्या है आपकी? क्या पहनना पसंद करती हैं? इफ़ आई गॉट अ चांस, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी इन जीन्स। और फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? साहिब बीबी और गुलाम इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो फिल्म। ओके, अच्छा, मन्ना डे जी को अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आइकॉनिक इन एवरी सेंस। सुपर, आप तो बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास जवाब दे रही हैं मुश्किल मुश्किल सवालों के। अच्छा, कलर आपका फेवरेट कौन सा है? ब्लू। सुब्रमण्यम जी को बहुत पसंद है आपके हाथों से बनी कौन सी डिश? ओके, मैं अच्छी कुक नहीं हूँ, मैं बहुत कम रसोई में जाती हूँ, पर अगर बनाती हूँ तो दे लाइक, मेरा बेक्ड एक डिश होता है जिसमें स्पिनाच और कॉर्न का मैं बेक एक बनाती हूँ विद वाइट सॉस, दे लाइक दैट। घर में सबको बहुत पसंद है। चलिए, आपने तो फटाफट सारे 10 सवालों के जवाब दे दिए। थैंक यू सो मच। कविता जी, अब आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी होगी। कविता जी, आपको यहाँ आना पड़ेगा और हमारे लिए ऑटोग्राफ साइन करनी पड़ेगी, और हमारे शो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। जरूर, विद ग्रेट प्लेजर।